carbohydrates. Right. So how will you define carbohydrates? Polyhydroxy aldehyde ketones. Held. Good. So we have started with the introduction of carbohydrates. Carbohydrate consists of mainly carbon, hydrogen, and oxygen atom, and they are basically defined as polyhydroxyaldehyde or ketones. So why we call it as a polyhydroxyaldehyde or ketone? Because when we'll see the structure of carbohydrate, so you can see in parent compound of any carbohydrate, either aldehyde group will be there or ketonic group is there. Okay, and with respect to this aldehyde group or ketonic group, there are many hydroxy groups are there. This OH group we call it as a hydroxy group, and that's why we are calling that as a polyhydroxyaldehyde or ketones. Secondly, we can also define carbohydrates as the hydrates of carbon, जिससे कि इसका नाम आया है carbohydrates. So why we call it as hydrates of carbon? जब हम इसको condense करेंगे and when you see the formula of carbohydrate, it is nothing but carbon dash water or water molecule and whole n. So आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर suppose 6 कार्बन है, then जो हाइड्रोजन होंगे that will be 12 and oxygen will be 6. So we can count here in this 6 carbons are there and oxygen is also 6 but hydrogen is 12, and that's why अब जब इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन. कार्बन का जो हाइड्रेट है, कार्बन along with water, so that is the carbohydrate, and from this only this name has derived as carbohydrate. Okay. So coming to the classification of carbohydrate, carbohydrate can be classified basically into 3 groups like monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. दिस इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? Removal of water, ma'am. Removal of water or addition of water? Ma'am, addition of water and breaking it into two compounds or more. Right. Yes, removal of होता है dehydration, that water को remove करना. Hydrolysis means a reaction in the presence of water. जब हम water के presence में जो reaction होता है, those type of reactions are called hydrolytic reaction. तो मोनोसेक्राइड मतलब जबकि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन वी आर डिसॉल्विंग इन वाटर, सो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, ये फर्दर आपको हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन इसका नहीं होता है, ये एक सिंगल यूनिट होता है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, एसेकेराइड मीन्स शुगर, सो मोनोसेक्राइड्स. ओके. अब ये जो बेसिकली यही इसका डिफरेंस होता है, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. अब हम जब मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं, देन मोनोसेक्राइड्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स लाइक पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि जो पेरेंट कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, आइदर एल्डिहाइड होगा और कीटोस होगा. तो जब एल्डिहाइड होगा दैट टाइम वी कॉल इट एज अ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, एंड व्हेनेवर कीटोन इज देयर देन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. बट अगेन जो एल्डिहाइडिक होते हैं, दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम. क्योंकि अब जब हम डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स की, देन वी विल क्लासिफाई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब यूनिट्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस. मतलब हाइड्रोलिसिस के ब्रेक होने के बाद कितने यूनिट्स होंगे उस पे. पर मोनोसेक्राइड्स को तो हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर नहीं सकते हैं, तो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है. तो उसके बेसिस पे अगर 3 कार्बन है देन इट इज ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 पेंटोज एंड 6 हेक्सोज. हेक्सोज आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली जो ग्लूकोज क्या है आपका, हेक्सोज है या पेंटोज है? ग्लूकोज इज हेक्सोज बिकॉज देयर आर 6 कार्बन्स. इसको फिर हम नेम कैसे कहते हैं? इसको नेम्ड एज एल्डो ट्रायोज, एल्डो हेक्सोज या फिर कीटो ट्रायोज. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, कीटोज. तो यहाँ पे आप देख लो 3 कार्बन है तो इसका एग्जांपल है क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड. इन दिस केस 3 कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 एंड 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप इज देयर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एल्डो ट्रायोज. यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज हो जाएंगे. तो इन सब में से आपको एटलीस्ट एक एक नाम आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. आपके जो मिड टर्म है या एक्सटर्नल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ एल्डो हेक्सोज, और ब्लैंक होगा तो वहाँ
पे आपको एल्डोहेक्सोज, तो इतने सारे एल्डोहेक्सोज है, उसमें से किसी एक का नाम आपको रखना होगा। सिमिलरली एल्डोपेंटोज पूछूंगी मैं, तो इन चारों में से किसी एक का नाम रखना होगा, दैट टू विद द स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपको मे बी 1 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ एल्डोपेंटोज विद द स्ट्रक्चर। उसमें आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है और वो नाम भी रखना है। स्ट्रक्चर याद रखना सिंपल है, ओनली 5 कार्बन है तो आपका OH OH अल्टरनेट में आपको डालना है। whenever aldose is there so that time aldehydic group will be there, और कीटोस होगा तो आपको वहां पे कीटोनिक ग्रुप होगा। ओनली थिंग इज देयर यू हैव टू रिमेम्बर द नेम, कि 4 कार्बन है तो इराइथ्रोज होगा, 5 है तो वो राइबुलोज होगा या राइबोज होगा, क्या होगा वो आपको याद करना है। और आप जब देखोगे तो स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द 5 कार्बन, तो दिस इज द डी राइबोज इन केस ऑफ एल्डोज। यस Ma'am, someone wants to join. No, I will not let them to join. I have told that day only after 10 I will not allow anybody, because ऐसे क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार वो ज्वाइन करते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं उनको ज्वाइन करने की। तो हाँ बोलिए। Ma'am, can you please share your screen? Oh sorry, that time only people asked me, I forgot to share. Is it visible now? Okay. Sorry, really I forgot to share. तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एल्डो ट्रायोज एंड एल्डो कीटोजेस। तो आप देख रहे हो कि since this is 5 कार्बन कंपाउंड एल्डो, दिस इज द राइबोज, यहाँ पे 5 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, डी राइबोज। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कार्बन है तो राइबुलोज हो जा रहा है। यहाँ पे सिमिलरली जाइलुलोज है और इन दिस केस इट इज जाइलोज। तो ये स्लाइट डिफरेंस है उसके नेमिंग में, वो आपको याद रखना है। तो मैं सारे आप लोग से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप लोग सारे नाम याद रखोगे, बट एटलीस्ट one रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रुप यू हैव टू रिमेम्बर विद देयर स्ट्रक्चर। ओके, इतना कर लोगे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड। अब नेक्स्ट आता है, दिस इज द ऐसा नेम जो अभी तक हम बात कर रहे थे, दैट इज द डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ओके, तो क्यों हम ये डी और एल कहते हैं, आप में से बताएंगे कोई? Ma'am, the configuration of OH hydroxyl group मैम on the last कार्बन पर OH और H का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसलिए D और L का। ओके, तो विद रेफरेंस टू व्हाट, किससे हम कंपेयर करते हैं इसको? एल्डिहाइड में functional group से जो farthest parallel atom होता है उसमें OH group के configuration से define करते हैं। Okay, that's good. And that too we are comparing with the structure of this glycerol. Glycerol को हम अपना ये मानते हैं कि मतलब जो reference मानते हैं और इससे compare करते हैं। In case of glycerol, what happens? If it is on the right side, then it is the D, और left side तो उसको L कहते हैं। तो same चीज बाकी भी जितने सारे हमारे aldehyde and ketones होते हैं, same चीज we are doing. And one important thing about this, we are considering not only 5th carbon. इसमें जो लास्ट जो फार्देस्ट होगा, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप से जो सबसे दूर वाला कार्बन एक आयरल कार्बन होता है। एक आयरल कार्बन किसको कहते हैं लोग? जिस पर चारों डिफरेंट हो मैम। चारों स्ट्रक्चर कहने का मतलब, आई मीन चारों जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट हो। गुड, यस, एक आयरल कार्बन इज दैट कार्बन। चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो satisfied हो। Yes, yes, good. So whenever this carbon, you know that there are 4 valency for carbon and these 4 valency are different. यहाँ पे आप देख रहे हो कि in this case this is the carbon and this is also carbon, so you may get confused, but this is not carbon. This one we are taking as a whole group. ये पूरा ग्रुप हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे कंसीडर होगा, तो CH2OH। तो ये आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ये कार्बन है, these two are carbon only, then how we are considering as a chiral, but it is not the single group. जब इससे ये अटैच है तो ये पूरा ग्रुप इससे अटैच है, एंड दिस वन ऑल्सो, ये पूरा ग्रुप अटैच है। ओके, तो कंडीशन क्या है इसके लिए कि जो लास्ट और फार्देस्ट कार्बन होता है उस कार्बन को एक आयरल होना चाहिए, और उसके रेस्पेक्ट में वी आर कंपेयरिंग whether it is on the right side or the left side. So in this case you can say this is the farthest carbon. वैसे तो 6th one is the farthest carbon, but this is not the chiral. This one 5th carbon is the chiral, and that's why with respect to this one we are considering whether it is
on the left side or the right side. Similarly, in this case, which one is the farthest carbon and achiral? इस केस में कौन सा कार्बन सबसे दूर है और वो मतलब क्या कहते हैं achiral है? कार्बन नंबर 2 और 3? Am I audible? मेरी आवाज जा रही है आप लोग को या नहीं? यस मैम। तो फिर बोल नहीं रहे आप लोग, इसमें से कौन सा कार्बन सबसे दूर है और एक achiral भी है वो? इसमें 3 ही कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑब्वियसली ये कार्बन आपका होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख रहे हो दिस C is attached with the 2 hydrogen atom, but in this case 4 different groups are there. Anyway, we are taking this one only as a reference, but just आपको क्लियर करने के लिए मैं ये बोल रही थी. तो ये समझ में आ गया what is the D and L notation, why we are using this D and L? Yes, ma'am. Is there any relation with the LIBO and dextro with this D and L? मैम Right, there is no relation with the LIBO and dextro. Okay, जब हम LIBO and dextro की बात करते हैं that time we are representing with small and small d, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैपिटल D and कैपिटल L यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है LIBO and dextro से. तो नेक्स्ट आता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या कि दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में. लेकिन सपोज इन दिस केस यू सी दैट इन दिस केस बोथ द लास्ट कार्बन दे आर हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, but their names are different. This is the D mannose and this is the D galactose. So why this difference is there? Both are having 6 carbon, same number of hydrogen, oxygen, everything is same. And we have considered with the last one, हम लोग जो कह रहे थे penultimate और जो farthest carbon होगा उसे compare कर रहे हैं कि whether it is chiral or not chiral. And if it is chiral तो उसमें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ 5th carbon है, इस केस में भी 5th carbon, इसमें भी. But these 3 are different. One is mannose, one is glucose, another one is the galactose. But all are D form. So what is the difference between these 3? Ma'am, these are epimers. Yes. Yes. So how will you define epimers? Epimers are defined as a stereoisomerism having different configuration at one end of chiral center. One end or any chiral compound? Any ma'am, any chiral center. Right. हाँ, ये सही बता रहे हो. इपिमर्स आर मतलब मोनोसेकेराइड्स में डिफरेंट टाइप्स के हो गए. आप देख रहे हो कि ग्लूकोज ही है, सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, बट देयर आर डिफरेंस इन नेम एंड पोजीशन. तो इस केस में क्या देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार्बन आपका क्या है कि यहाँ पे आपके राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ मैनोज, एंड दिस इज कॉल्ड इपिमर एट सेकंड कार्बन. सिमिलरली सेकंड वाले में क्या है, 4th कार्बन पे डिफरेंस है यहाँ पे, तो दैट वी कॉल इट एज अ गैलेक्टोज, we call it as a epimer at 4th carbon. Okay, so suppose I am asking you write down what are the different epimers of glucose, so that time you should not just write the mannose and galactose, you have to write that mannose is a epimer at the 2nd carbon and galactose is a epimer at the 4th carbon. Understand? Simply epimer लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पे है, और स्ट्रक्चर में आपको इसका याद रखना है. इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हो मैं कि राइट डाउन द इपिमर्स, सो दैट टाइम सिंपली यू आर राइटिंग द नेम, वो आपको फुल मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे. जब भी इपिमर्स की बात होती है दैट टाइम यू हैव टू शो इन द पिक्चर आल्सो, वी हैव टू मेक द डायग्राम आल्सो, इसका स्केच बना के आपको बताना पड़ेगा कि वेयर इट इज इपिमर. तो इपिमर्स क्या होते हैं, देयर इज द कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू वन chiral कार्बन, जहाँ पे भी होगा उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज कॉल्ड इपिमर्स. अब है कि ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन द लीनियर फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म. तो लीनियर फॉर्म दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन एंड साइक्लिक फॉर्म दैट इज द हैवर्ड प्रोजेक्शन. तो ये जो आपका स्ट्रेट वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द लीनियर फॉर्म, और इसमें ये क्या होता है कि साइक्लिक फॉर्म होता है, दिस इज द हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म कहते हैं. तो दिस वन इज कॉल्ड साइक्लिक और हैवर्ड प्रोजेक्शन. जब ये The side is not changing.
ओके, मैं नॉर्मल मोड में रखती हूँ, आई थिंक तब ये चेंज होगा। अभी दिख रहा है आप लोग को मेरी स्लाइड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? यस मैम। ओके, आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क, ये चेंज नहीं होता सो। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये फिशर प्रोजेक्शन है, दैट इज द लीनियर स्ट्रक्चर, और जब ये साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड हैवर्थ स्ट्रक्चर, हैवर्थ प्रोजेक्शन। तो जब ये साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है दैट टाइम अगेन वन टाइप ऑफ मींस इसका आइसोमेरिज्म होता है, एंड दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स आपको पता है क्या होता है एनोमर्स? मैम वो जो फर्स्ट पैरेलल कार्बन पे जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी को बोलते हैं एपिमर्स है मैम। Yes. So epimers में क्या, it can be with respect to any carbon, but anomers it is always with respect to first carbon and that too in the cyclic form. Okay, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एनो मीन्स वर्ड का मतलब ही होता है, एनोमर का मतलब कि फर्स्ट होना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है whenever it is in the cyclic form, so that time with respect to first carbon whether it is above the plane or below the plane, so that time we are defining as the anomers. तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर जब OH नीचे की तरफ होता है then we call it as a alpha D glucose, and whenever it is above the plane so that time we call it as a beta D glucose. तो epimer और anomer में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस मैम। क्या डिफरेंस होता है बताइए? जो होता है सर वो एनी मतलब कार्बन पे हो सकता है पोजीशन पे, और ये मैम एनोमर जो होता है फर्स्ट कार्बन पे होगा, और एच के रेफरेंस में जो होगा उसमें बीटा कहेंगे, जो बिलो होगा उसमें अल्फा कहेंगे। साइक्लिक फॉर्म में होगा मेनली। Yes, that is also important to remember. This is the first with respect to first carbon, and then it is always possible in case of cyclic only. So ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि साइक्लिक मोनोसैकेराइड और एनोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, तो ये जो मैं कह रही हूँ कि एल्डोज जो होता है दैट विल साइक्लाइज इन द फॉर्म ऑफ हेमी एसिटल। एसिटल क्योंकि एसिटल्डिहाइड है और हेमी फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हेमी एसिटल। और कीटोन जो होता है दैट इज कॉल्ड हेमी कीटल। और उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, आइदर ये रिंग में आपके कितने कार्बन मतलब ये एटम्स हैं, अगर 6 हैं तो दैट वी कॉल इट एज अ पायरेनोज फॉर्म, अगर 5 हैं तो दैट वी कॉल इट एज अ फ्यूरानोज फॉर्म। तो इससे आपको ज्यादा क्लियर है कि साइक्लिक किस फॉर्म में बना रहा है। ओके, तो इनसाइड रिंग इफ 6 एटम्स आर देयर so that type of structure is called pyranose form, और अगर 5 है तो that is called furanose form। तो ऐसा नहीं है कि जनरली बुक्स में लिखा रहता है कि ग्लूकोज ओनली फॉर्म्स मींस हेक्सोज जो होते हैं 6 कार्बन होता है दैट ऑलवेज ओनली फॉर्म्स पैरानोज फॉर्म, एंड 5 कार्बन वाले होते हैं दैट ओनली फॉर्म्स द फ्यूरानोज फॉर्म। दैट इज नॉट ट्रू, इट कैन फॉर्म बोथ पैरानोज एज वेल एज फ्यूरानोज फॉर्म, बट होता क्या है कि जितने भी 6 कार्बन वाले होते हैं दैट इज मोर स्टेबल एज पैरानोज फॉर्म, वेयर एज द 5 कार्बन वाले जो होते हैं दैट इज मोर स्टेबल एज फ्यूरानोज फॉर्म। तो दैट्स व्हाई जब भी फ्रुक्टोज होता है वो साइक्लाइज होता है तो दैट विल बी इन द फ्यूरानोज फॉर्म, और हेक्सोज जितने होते हैं वो साइक्लाइज होंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरानोज। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि दैट कैन ओनली फॉर्म द पैरानोज फॉर्म। ओके, चांसेस आर मोर क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी मोर होती है, पर अगर मान लो ट्रू फॉल्स में ऐसा आता है कि हेक्सोज कैन ओनली फॉर्म पैरानोज फॉर्म, तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यस, अगर ऐसा रहता है तो दैट इज द फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट कैन फॉर्म फ्यूरानोज फॉर्म आल्सो, बट पैरानोज फॉर्म इज मोर स्टेबल, इसलिए वो ज्यादा प्रिवेलेंट होता है, हमेशा वो उसी फॉर्म में जाता है। ओके, और जनरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछती हूँ कि साइक्लिक दिस 6 कार्बन कंपाउंड साइक्लाइज इन द फॉर्म ऑफ, बहुत लोग कंफ्यूज होकर उसमें लिख देते हैं कि दे विल साइक्लाइज इन द फॉर्म ऑफ हेमी कीटल और हेमी एसिटल। ओके, तो ये ऐसा नहीं आंसर करना है, दे विल साइक्लाइज इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोज और फ्यूरानोज। क्वेश्चन हमेशा इसके रेफरेंस में होता है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन रहता है कि 6 कार्बन कंपाउंड साइक्लाइज इन द फॉर्म ऑफ डैश है तो वहां पे आपको पैरानोज फॉर्म लिखना हो, 5 कार्बन है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट है दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मोर देन 2 एंड लेस देन 10 मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। हाँ, कोई बता दो थोड़ा सा, और ये है कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस में मोर देन 2 और लेस देन 10 ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स
10 जब हम इसकी हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 10 के बीच में जो नंबर ऑफ सेकेंड अलग बनते हैं तो वैसा कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहते हैं और 10 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे हम तो मोनोसेकेराइड से बात करेंगे कि मैं 2 और मोर देन 2 आप पॉलीसेकेराइड चाहिए मैम थोड़ा ज्वाइन करने के लिए मैम कुछ क्वेश्चन ज्वाइन करना चाहते हैं मैम नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा हो रही है मैम इसमें कुछ मैम अब समय 9:30 आप लोग से लिंक शेयर कर लूंगी उससे आप ज्वाइन कर लेना ठीक है एक बार ज्वाइन कर लो उसके बाद अगर फिर से लग जाता है तो आप लोग क्लास कर सकते हैं बट ऐसा नहीं क्या होता है क्लास 10 बजे हो जाएगी और जिन लोगों को लिंक से ज्वाइन करेंगे लेकिन सारी चीजें छूटी है ठीक है लास्ट टाइम 10:25 से था मुझे पता नहीं लगा आपको भी 10 नहीं चाहिए इसलिए नो मैम मैंने तभी कॉल किया तो उसने मुझे बताया नहीं उस समय ओके नो प्रॉब्लम आप लोग को डाउट तो नहीं कि जो भी चीजें दी गई हैं जितने लोग ज्वाइन किया है उनको से बताता हूं ठीक है ओके देन फिर स्टार्ट हो गया अभी और भी लोग 999 लोग हुए एक बैच 999 है स्टिल 30 ओके करके इतने लोग आएंगे वीडियो ज्वाइन तो जब बात करते हैं ऑल सेकंड नॉन सेकंड मोनोसेकेंड आता है देन ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन ये ज्वाइन कैसे हैं तो दे आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिलेज ओके अब इस तरह के कि टू कार्बन मोनोसेकेंड देन वी कॉल इट एज डाइसेकेराइड नहीं है ट्राई लाइक इस तरह है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज और समझ वाली चीज है कि एग्जांपल द ग्लाइकोसिलिक लिंकेज तो ग्लाइकोसिलिक लिंक जो होता है दिस इज नॉट ग्लाइकोसिलिक लिंक तो मोनोसेकेराइड ये बीचफुल जो लिंक है दैट ऑल ग्लाइकोसिलिक लेयर एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट ग्लाइकोसिलिक लिंक इज दैट based on this linkage जो different डाइसैकेराइड्स जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये different डाइसैकेराइड्स है तो सभी ये सेलुलर बायोलॉजी है इसमें भी दोनों यूनिट है दैट इज ग्लूकोज मल्टीपल दोनों यूनिट ग्लूकोज ओनली यहाँ पे पैरेलल है इसलिए भी दोनों ग्लूकोज ही है लेकिन व्हाई इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक मल्टीपल एक पैरेलल कर रहे हैं सेलुलर बायोलॉजी कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं क्या डिफरेंस है these are the different compounds different disaccharides what is the difference between these disaccharides on what way they are different जब मोनोमर से सेम है right that is this glycolic synthesis and that is alpha okay तो glycolic synthesis क्या होता है कि this is यहाँ पे बात करते हैं यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है तो इसमें कौन सा कार्बन एटम इन्वॉल्व है glycolic synthesis that is important क्योंकि in this case is also both so in this case first carbon is having moved and in this case is 4 carbon तो यहाँ पे क्या है this is bonding between first carbon and this 4 carbon इसमें से क्या होगा कि एक H is removed and finally one H is removed and then this bond is forming
So in this case, you can see that both are in alpha configuration. This is alpha particles and this is also alpha particles because OH is below the plane. अब देख रहे हो alpha only and that is bonding is between the first and carbon. So we name glycosylic as alpha 1,4 ligands. Okay. तो इस टाइप से जब भी बॉन्डिंग हो गया there is a bonding between two close molecules that is alpha glucose and bonding is between alpha 1,4 so that time it will form the maltose. Similarly जब दूसरा केस देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि this first saccharide is the beta form and second one is also in the beta form and their bonding is between the first and fourth. यहाँ पे ये बन रहा है ये cellulobiose बन रहा है. तो पहले के क्या था both were alpha form in this case it is the beta form. That is the difference between maltose and cellulobiose. उसके बाद maltose में क्या है in this case both the monosaccharide is alpha form but bonding is between the first carbon and the sixth carbon. So we name it as the glucose alpha 1,6 bonding. So यहाँ पे क्या होता है disaccharide के difference आता है that is respect to the bonding कौन से carbon के बीच में bonding है first and second thing whether it is in the alpha form or beta form. Okay. अब में देखो यहाँ दोनों first बीच में हो रहा है. In this case this is the first carbon and then second monosaccharide also it is the first carbon. That's why we call it as the glucose alpha bonding. So इसमें क्या हो रहा है first and second के बीच में bonding हो रहा है. तो आप ये सारे disaccharide name याद रखते हैं and with their important compounds होंगे and bonding pattern क्या होता है. तो ये आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन write down the name of the disaccharide and then their structure also. जितने भी disaccharide मैंने वो सारे याद आने चाहिए. Okay. Next क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि monosaccharide is a reducing agent. So what we mean by the term reducing agent? खुद ऑक्सीडाइज लाइन का रिड्यूस कर सकते हैं. तो मोनोसैकेराइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि क्या करेंगे को मतलब क्या रिड्यूस लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं. यहाँ पे वो बोलते हैं बिकॉज़ ऑफ एल्डिहाइड इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसी वजह से ये टेंडेंसी अंदर होता है. तो ये दूसरा चीज क्या होता है कि जब बात कर रहे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट मींस जिसको रिड्यूस आउट को ऑक्सीडाइज करे ये होगा ना. हाँ को ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूस करेगा. सॉरी मैं गलत बोल रही थी. तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन क्या है एल्डिहाइड नाउ दिस इज इन द एसिड. ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन रिंग हो गई ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो रिड्यूस करता है ऑक्सीडाइज होता है. तो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है कॉपर प्लस यहाँ पे कॉपर प्लस जा रहा है. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बहुत रेजिस्टेंस एल्डिहाइड इसमें क्या होता है मोनोसैकेराइड जो ये एल्डिहाइड होता है इसकी वजह से ये आराम से रिड्यूस हो जाता है. और भी हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फॉर्म या फिर जो क्या कहते हैं लीनियर फॉर्म क्या है इंटर कन्वर्टिव. जब सॉल्यूशन फॉर्म देते हैं तो जितने भी साइक्लिक फॉर्म होते हैं दे कैन कन्वर्ट लीनियर कन्वर्ट इनटू साइक्लिक फॉर्म. जब ये साइक्लिक फॉर्म में दैट टाइम एल्डिहाइड जो ये ग्रुप होता है वो नहीं रहता है. मैंने लीनियर फॉर्म दैट ओनली इट इज द रिंग ये हमेशा ध्यान रखना है कि लीनियर फॉर्म में और नॉट साइक्लिक बना के रखा है इसने क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन के लिए फ्री नहीं होता है. तो ये कन्वर्ट हो जाता है लीनियर फॉर्म में एंड देन नाउ इट इज फ्री फॉर द ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपका यहाँ पे ग्लूकोनेट बनता है. तो दैट्स व्हाई ऑल मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. बट जब हम डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग और नॉट. Not reducing. Why all disaccharides are not reducing? Free carbonyl group नहीं होता है. क्यों नहीं होता है फ्री ग्लाइकोसिड मतलब कार्बोनिल ग्रुप? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में यूज होता है. तो वो तो सभी केस में यूज बॉन्डिंग होता में है. इन्वॉल्व होते हैं. वो तो सभी में मैम हेमिकेटल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है सुक्रोज में. साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेमिकेटल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है इसी कारण नहीं होता है.
नहीं, तो साइक्लिक फॉर्म में तो कोई भी रिड्यूसिंग नहीं होता है. दैट इज द पॉइंट टू रिमेम्बर, अंडरस्टैंड. सी, जब हम बात कर रहे हैं माल्टोज एंड सुक्रोज की बात कर रहे हैं, तो दोनों के केस में यहाँ पे क्या हो, साइक्लिक फॉर्म में तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि सिंस इन दिस केस दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, तो ये क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू दे आर इंटर कन्वर्टिबल. जब भी मतलब होता है ना कि 30% इसमें है तो 60% लीनियर होंगे, लीनियर हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि माल्टोज कैन इजिली कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म, क्योंकि इसका आपका ये जो फर्स्ट कार्बन होता है दैट इज फ्री, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. तो आपका एक कार्बन तो साइक्लिक में रहता है, पर दूसरा क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप जो हो जाता है यहाँ पे, ये आपका फ्री होता है. सो दिस कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. बट इन केस ऑफ सुक्रोज और टेरहेलोज, जहाँ पे कि फर्स्ट कार्बन और कार्बोनिल कार्बन इज ओनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर फॉर्म, एंड दैट्स द रीजन कि दे कैन नॉट वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया ये डिफरेंस? यस मैम. तब इसमें से आप लोग देखकर बताओ कि कौन कौन से रिड्यूसिंग होंगे. फर्स्ट जो आपका सेलुलोबायोज है, दिस इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग है. सब लोग बोल रहे हैं रिड्यूसिंग है. यस मैम. यस मैम. लड़कियों में से कोई नहीं बोल रहा है. सेलुलोबायोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? स्ट्रक्चर आपके सामने, आप देखकर बताओ रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है. जो बोल रहे रिड्यूसिंग है, तो रिड्यूसिंग क्यों है ये बताइए आप लोग. नहीं समझ में आया, एक लोग बोले. यस, स्ट्रक्चर से क्लियर है. दिस इज द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन इज इन्वॉल्व. सो फर्स्ट मोनोमर में है यहाँ पे, इन दिस केस इट इज नॉट फ्री, बट इन केस ऑफ सेकंड मोनोमर सिंस फोर्थ कार्बन इज इन्वॉल्व, सो ये आपका फ्री है. तो ऑब्वियसली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर फॉर्म, और जब वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इट विल बी रिड्यूसिंग. ओके, ये बताओ यहाँ पे इसके बारे में, आइसोमाल्टेज के बारे में, इट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग मैम. नॉन रिड्यूसिंग. क्यों नॉन रिड्यूसिंग क्यों होगा ये? मैम यहाँ फ्री नहीं है कोई कार्बन. क्यों नहीं फ्री है? कार्बन तो Yes, in this case, second monosaccharide, first carbon is free, so this is also reducing. Okay, what about this terhelose? नॉन रिड्यूसिंग. नो मैम. Not reducing. नॉट रिड्यूसिंग. Confirm? यस मैम. Yes. So this is, बोल रहे हैं. यहाँ पे दोनों फर्स्ट कार्बन है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे. ठीक है. I think आप में से किसी का माइक अनम्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है. आई थिंक कृष्णकांत आपकी माइक से आप अपने आप को म्यूट कर लो. ओ मैम, मेरा ऑफ है मैम. नहीं कृष्णकांत, आपका ऑफ नहीं है. हाँ, अभी आपका ऑफ हो गया. ओके, तो आप लोग को अब ये डिफरेंस समझ में आ गया, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कौन कौन सा है. यस मैम. अब है कि जब मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज द डिराइव्ड मोनोसेकेराइड. डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं कि बेस्ड ऑन जब मोनोसेकेराइड की ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, उसके डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर फॉर्मिंग. तो फर्स्ट विल डिस्कस विद द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मोनोसेकेराइड्स. तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल. इट इज यूरोनिक एसिड, एल्डोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड. और ये डिपेंड क्या करता है, डिपेंड्स ऑन विच कार्बन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. तो वो अब हम लोग ऐसे समझते हैं कि इन दिस केस यू कैन सी दैट इट कैन ऑक्सीडाइज फर्स्ट कार्बन एज वेल एज द लास्ट कार्बन. इनमें से कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है
उसके बेसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो जब भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट सो पावरफुल। सो उस समय क्या होता है ना कि ये जो लास्ट वाला ग्रुप होता है आपको इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे जो आपका CHO ग्रुप है, स्लाइड इज विजिबल? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज ऑलरेडी समवॉट ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज है। When this aldehydic group is oxidized and that happens in the presence of mild oxidizing agent, तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड को ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोनिक एसिड। और ये कब होता है, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ऑब्वियसली जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑलरेडी जो थोड़ा ऑक्सीडाइज है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, सेकेंड केस क्या है कि ये आपका जो CH2 ग्रुप होता है लास्ट वाला, स्लाइड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं मैम। ओके, हाँ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि ये फाइनल है। आई थिंक अब विजिबल होगा, अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट एल्डिहाइडिक एज वेल एज अल्कोहलिक ये दोनों ऑक्सीडाइज होता है। तो इस टाइप के इसको हम कहते हैं सैक्रिक एसिड। ओके, ये ध्यान रखना है, aldehydic group only that is in the presence of mild oxidizing agent, only aldehydic group will be oxidized, so that is aldonic acid. But जब strong oxidizing agent होता है तो first and last दोनों oxidize हो जाएगा and that type of final product is called saccharic acid. उसके बाद क्या है कि अगर आपका इन केस ऑफ इंजाइम्स क्या होता है, ओनली आपका दिस वन इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज बट इट विल नॉट ऑक्सीडाइज दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, इट विल ऑक्सीडाइज योर लास्ट कार्बन, दैट इज द अल्कोहलिक कार्बन। ओके, इसको ऑक्सीडाइज करता है। दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, सो दिस इज कॉल्ड यूरोनिक एसिड। तो ये आप लोग को तीनों डिफरेंस याद रखना है कि कौन से कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट। जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, तो रिडक्शन होने पे क्या होगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप, सो दैट इज कॉल्ड राइबिटॉल, सॉर्बिटॉल। उसमें क्या होगा, लास्ट में टॉल लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्या होता है कि ये एमिनो शुगर, यहाँ पे जो आपका है ना कि NH2 ग्रुप लग जाएगा, तो इसमें उस टाइप के शुगर्स को हम कहते हैं एमिनो शुगर्स। तो एमिनो शुगर्स हम जब पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, दैट टाइम इट इज मोर कॉमन इन केस ऑफ हेटेरो टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, सो दैट टाइम दिस एमिनो शुगर्स यू विल कम इन पिक्चर। नेक्स्ट इज द सुगर फॉस्फेट। तो सुगर फॉस्फेट क्या है कि whenever phosphate group is attached with the sugar, so that type of sugars we call it as sugar phosphate. So this is more common in case of nucleic acid, ribose sugar and deoxyribose sugar जो होता है। So what is the difference between ribose and deoxyribose sugar? Deletion of OH in third carbon. मैम presence and absence of carbon number 2 मैम। सेकंड कार्बन पे मैम OH और H पे डिफरेंस है मैम। राइट, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार्बन, नॉट थर्ड कार्बन। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो सेकंड कार्बन पे अगर H है तो डीऑक्सी, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वी कॉल इट एज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड व्हाई वी कॉल इट एज अ राइबोस शुगर, बिकॉज देयर आर द 5 कार्बन्स इन दिस केस, सो दैट इज द राइबोस शुगर। और अगर यहाँ पे OH है तो दिस इज द इसमें, तो यहाँ पे जब भी ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है, सो दैट टाइप ऑफ शुगर्स वी कॉल इट एज अ शुगर फॉस्फेट। So this is all about different types of sugars, monosaccharides and disaccharides. Next is your polysaccharides. So polysaccharides में क्या था, there are 2 types of polysaccharides, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. What is the difference between homo and heteropolysaccharide? होमोपॉलीसैकेराइड, और जब 2 से अलग टाइप का रहे तो उसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे मैम। Yes. So that is the difference between homopolysaccharide and heteropolysaccharides. Okay. तो यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट किया, पिक्चर से रिप्रेजेंट किया, आप देख रहे हैं सारे मोनोसैकेराइड है, दैट इज येलो इन कलर, दैट मींस कि दिस आर द होमोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है, दैट मींस कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स है, दिस इज हेटेरो। अब इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अगर सिंगल लाइन है तो दैट वी कॉल इट एज अ अनब्रांच्ड टाइप ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, अगर वो ब्रांचिंग है सो दैट इज कॉल्ड ब्रांच टाइप ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। तो होमोसैकेराइड्स को जैसे कि अगर सिर्फ उसमें ग्लूकोज है
तो उसको हम ग्लूकेन्स कह सकते हैं, सिर्फ फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टेन्स कह सकते हैं, सिर्फ गैलेक्टोज है तो गैलेक्टेंस कह सकते हैं। तो इसमें होमोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस आर देयर, फॉर एग्जांपल्स आर देयर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड इंसुलिन। तो डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, ऑन व्हाट बेसिस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? हाइड्रोजन का क्या होता है? ग्लूकोज मैम। ग्लूकोज होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड और मैम अगर स्टार्च की बात करें तो वो प्लांट स्टोर करता है और ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज प्रोटीन है। यस गुड, कार्बो दैट इज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर, अभी हम लोगों ने बात किया था इन केस ऑफ डाइसैकेराइड्स आल्सो। ओके, तो स्टार्च में क्या होता है, यहाँ पे अगेन अल्फा 1,4 बॉन्डिंग विल बी देयर एंड बोथ आर इन अल्फा ग्लूकोज। तो आप ये देख रहे हो फर्स्ट होगा, तो इन दिस केस अगेन 2 टाइप्स आर देयर। अगर इट इज अनब्रांच सो दैट वी कॉल इट एमाइलोज, और अगर ब्रांचिंग है तो दैट इज एमाइलोपेक्टिन। तो ब्रांचिंग में क्या होता है, इनमें अल्फा 1,4 तो होता है बट ब्रांचिंग विल बी एट द प्लेस ऑफ अल्फा 1,6। तो ये दोनों के बीच में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस हो जाता है। ओके, दूसरा क्या है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है कि बिकॉज ऑफ ये जो आपका एमाइलोज होता है, ये अल्फा 1,4 बॉन्डिंग की वजह से ये कॉइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। वेयर इज इन केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग की वजह से वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। तो जब इसको हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है ना कि आयोडीन मॉलिक्यूल गोज एंड सिट इनसाइड दिस मॉलिक्यूल, आयोडीन इसके बीच में इनसाइड बैठ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि दिस विल गिव डिफरेंट कलर विद द आयोडीन, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है दैट इज द, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो क्या कलर देता है ये एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन? पर्पल में। पर्पल, राइट। सो ये क्यों होता है, ये बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंस। ओके, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग की वजह से दिस विल फॉर्म कॉइल रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉइल रिंग स्ट्रक्चर आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है इसके इनसाइड में जाके फिट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द डिफरेंट कलर। बट इन केस ऑफ ग्लाइकोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ये कॉइल रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है और इसमें आपको वो जाके फिट नहीं होता है, दिस इज गिविंग डिफरेंट कलर। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। हाँ बोलिए। Ma'am, can you please take the attendance? We have entomology class now. Okay, you people can send your attendance in the group. Okay. और मैं आप लोग से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना जो आईडी है चेंज कर लो, नेम डैश के बाद रोल नंबर। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू हैव डन, बट कुछ लोगों ने नहीं किया है तो वो भी आप लोग चेंज करो एंड देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी। ठीक है।